मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कवर किए थे, हाइपरबोला ग्राफ कवर कर चुके हैं, बॉयल्स लॉ कवर कर चुके हैं, चार्ल्स लॉ कवर कर चुके हैं, एवोगाड्रो लॉ भी कवर कर चुके हैं। अभी टाइम है फोर्थ रिसर्च लॉ की। आज हम कवर करेंगे गे-लुसिस लॉ। क्या होता है गे-लुसिस लॉ? इनके अकॉर्डिंग अगर गैस की वॉल्यूम क्या है फिक्स है, गैस की अमाउंट क्या है फिक्स है, तो हम टेम्परेचर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। डैट मीन्स प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है टेम्परेचर के। लिखते हैं इस बात को, क्या बोलते हैं ये, according to him for a fixed amount of gas at constant volume pressure is directly proportional to its temperature। लेकिन टेम्परेचर किसमें लेना है आपको, केल्विन लेना है। देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए हम जानते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या वैल्यू होता है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। किसी भी गैस के लिए क्या होगा, आइडियल के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब यहाँ पे गैस लॉ क्या बोलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, इन्होंने बोला कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। चलो हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। बोले नंबर ऑफ मोल को भी कांस्टेंट कर दो, क्योंकि अमाउंट क्या है अपनी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट हो गया। और आर तो अपना हमेशा के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो जो कांस्टेंट हम उसको सेम साइड भेजते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एन आर बाई वी। ये होल टर्म क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या बन गया T। अब बताइए एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और V भी कांस्टेंट है। एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और V भी कांस्टेंट, मतलब ये होल टर्म क्या है कांस्टेंट। तो बताइए पूरा टर्म के मैंने कांस्टेंट लिख दिया, K लिख दिया, तो P इक्वल टू क्या हो गया KT। यही होता है गे-लुसिस लॉ। अब बताइए यहाँ टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, टेम्परेचर के। आ रही बात समझ में? चलिए अब बताइए इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। अगर हम सेम यहाँ पे P लिख दिया, टेम्परेचर को इधर लेके आओ, तो बताओ P बाई टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट K बन जाएगा। तो अगर दो डिफरेंट कंडीशन दिए गए हैं, एक ही गैस के प्रेशर अलग है टेम्परेचर अलग है, तो क्या किया जाएगा भाई, उनका प्रेशर मान लो P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, दूसरा कंडीशन मतलब P2 बाई T2 के क्या होगा इक्वल होगा। यही तो होता है गे-लुसिस लॉ। ये जो तीनों आपको तीनों लाइन जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये या फिर ये कोई भी दिख जाए, मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ काम कर रहा है, गे-लुसिस लॉ काम कर रहा है। चलिए अपन बात करते हैं किसकी भाई, किसकी बात करते हैं, अपनी ग्राफ की बात करते हैं। चलो पहले ग्राफ ड्रॉ करो। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की, बताओ प्रेशर वर्सेस मतलब P इक्वल टू क्या है KT। क्या क्वेश्चन था अपना, P इक्वल टू KT। बताओ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, Y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे जीरो। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0 पॉइंट। ग्राफ अभी कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे x जगह पे क्या है टेम्परेचर, ये x की जगह पे है और ये है आपका y की जगह पे। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगी, कुछ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, यानी कि आपकी ओरिजिन से पास होती हुई दिखाई देगी। आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा हमने ओरिजिन से पास क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये गैस की बात करें, गैस का प्रेशर कभी जीरो नहीं हो सकता,
क्योंकि गैस गैस अभी अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे कम करते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। आई बात समझ में? और डिक्रीज करो तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन गैस के जब तक वो गैस रहेगा उस केस में कभी उसकी प्रेशर जीरो नहीं हो सकती। इसलिए हम आपको ग्राफ को ना ओरिजिन से पास होते हुए दिखाए हैं, ओरिजिन से पास नहीं कराया। चलिए अगर मैं बोलूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक बार मान लो ये ग्राफ दिया गया है, यहां पे प्रेशर है और यहां पे टेम्परेचर है। एक बार ये ग्राफ है। अच्छा बताओ एक चीज बता दो, यहाँ पे के जो है, यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा, इसकी जो टेन थीटा की वैल्यू होगी, जो जिसको अपन स्लोप बोल रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे के इक्वल होगा। इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे जो टेन थीटा होगा वही क्या यहाँ पे स्लोप है और किसी इक्वल होगा, ये के इक्वल होगा। और के किस इक्वल था बताओ, यहाँ पे के का मतलब क्या था, एन आर बाई वी। ये भी याद रखना, यहाँ पे के जो है, के कुछ और नहीं क्या है, एन आर बाई वी है। मतलब इसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी और आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। चलिए हम बात करते हैं आगे। मान लो कि एक ग्राफ ऐसा दिया गया है आपको, सारे सब कहां से पास हो रहे हैं भाई, सब ओरिजिन से पास हो रहे हैं आपकी। सब ओरिजिन से पास कर, लेकिन ये दिया गया है मान लो N1 मोल पे, ये दिया गया है किस पे, N2 पे, और ये दिया गया है N3 पे। आपको बताना है N1, N2 और N3 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। देखो यहाँ पे N1 का जो स्लोप है, ये एंगल, ये पूरा एंगल जो है, N1 का स्लोप क्या है, बड़ा है। थीटा बड़ा है मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बड़ा होगी। टेन थीटा की वैल्यू बड़ा होगी मतलब के क्या होगा, बड़ा होगा। और के बड़ा कब होगा, जब यहाँ पे एन बड़ा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे डेफिनेटली अपन यहाँ से बोल सकते हैं इसका स्लोप बड़ा है, मतलब N1 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा N2, उससे छोटा होगा क्या होगा, N3। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ये मान लो प्रेशर है और ये मान लो अपना टेम्परेचर है। अब फिर से ये ग्राफ दिया गया, मान लो ये ग्राफ ऐसे दिया गया है, दूसरा ग्राफ ये दिया गया है और तीसरा ग्राफ ये दिया गया है। इस बार वॉल्यूम ये जो है आपका मान लो V1 वॉल्यूम है, ये है V2 और ये है V3। आपको पूछा जाएगा कि बताओ V1, V2, V3 में बताओ कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे। चलिए बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इसका ये जो लाइन है डेफिनेटली कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अब बताइए इसका स्लोप बताइए, किसका स्लोप बड़ा है भाई, V1 का स्लोप बड़ा है। V2 का स्लोप देखिए, ये है V2 का स्लोप क्या है, छोटा है। V3 का स्लोप देखिए, V3 का स्लोप सबसे छोटा है। अब बताइए स्लोप छोटा होने का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होगी, मतलब थीटा क्या होगा, छोटा होगा। और यहां पे बताओ के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोप पे डिपेंड कर रही है। स्लोप बड़ा होगा तभी के का वैल्यू बड़ा होगा। अब बताओ यहाँ पे भी दिया गया है, तो बताओ यहाँ पे के अगर भी बड़ा है तो के क्या होगा, छोटा होगा, इनवर्सली रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे V1 का स्लोप अगर बड़ा है, इसका मतलब V1 क्या होगा बेचारा, सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा V2 और उससे बड़ा होगा कौन सा, V3। ये चीज। और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है P वर्सेस T और यहाँ पे प्रेशर है, इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखिए P बाई T, चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देता तो मैं आपको इधर साइड में नोट कर लेता हूं, आइए ऊपर। चलिए यहाँ पे दिखेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूं P बाई T और यहाँ पे अपना प्रेशर है, ठीक है। अब बताइए हमको ये ध्यान से देखिए P बाई T की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर आप प्रेशर चेंज करोगे ना तो टेम्परेचर अपने आप को चेंज कर लेगा और हमेशा दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। तो बताओ ग्राफ कैसी होगी, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी चेंज करो, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। तो इसकी ग्राफ बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पे y की जगह पे क्या है, PT और ये क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ y मतलब एक मिनट बता दो, देखो बता रहा हूं, यहाँ पे P बाई T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट।
तो बताओ हम क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। और यहाँ पे c तो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन mx की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। तो बताओ x की वैल्यू कुछ भी चेंज करें लेकिन mx की वैल्यू गायब हो जाए, एक ही पॉसिबिलिटी है, जब थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि tan जीरो जीरो क्या, tan जीरो क्या होता है, जीरो होता है। अगर m की वैल्यू जीरो हो जाए तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y इक्वल टू हमेशा क्या होगा, c रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि m की वैल्यू क्या होगा, जीरो। m की वैल्यू जीरो होने का मतलब tan थीटा की वैल्यू जीरो, और थीटा की वैल्यू क्या होना है, जीरो होना पड़ेगा। मतलब जो लाइन आएगी, जो ग्राफ आएगा, वो पैरेलल टू क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। देखो ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू है एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फिर से एक और दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे देखिए P बाई टी है, और यहां पे फिर से प्रेशर ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं एक ग्राफ जो है इस टाइप से है, दूसरा ग्राफ इस पे है, और तीसरा ग्राफ ये है। ये है n1 पे, ये है n2 पे, और ये है n3 पे। आपको बताना है n1 n2 n3 में कौन बड़ा कौन छोटा होगा। आराम से करो। P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, बड़ी, क्योंकि k का मतलब इंटरसेप्ट है, वही बताया कि y इक्वल टू k मतलब y इक्वल टू c। ये पूरा टर्म क्या था, जीरो, मतलब इंटरसेप्ट बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो बड़ी होगी, किसके लिए बड़ी होगी भाई, n1 के लिए। और हम जानते हैं k किस पे डिपेंड करता है, एन आर बाई वी के। यहाँ पे k का मतलब क्या था, क्या बताया था मैं आपको, एन आर बाई वी बताया था। तो एन आर बाई वी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो बताओ जिसका एन बड़ा होगा उसका k क्या होगा, बड़ा होगा। इसका k क्या है, बड़ा, इसका मतलब n1 क्या होगा, सबसे बड़ा। इस ग्राफ के लिए n1 सबसे बड़ा, फिर n2, और फिर क्या हो जाएगा n3। मतलब आप आवाज सुनाई तो दे रहा है ना, n1 सबसे बड़ा होगा, फिर n2 होगा, फिर n3 होगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो ये सब चीजें मैं आपको पहले से कवर कर चुका हूं। फिर से अब आते हैं ग्राफ वाली कोई भी क्वेश्चन आएगी, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे उसको। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन एक दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन ये दिया गया है, मान लो कि 2 मोल ऑफ द गैस है, 2 मोल ऑफ द गैस है। मतलब क्वेश्चन मैं अपने से क्रिएट कर रहा हूं, तो ध्यान सुनो इस बात को। क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक वेसल है, एक मान लो क्लोज वेसल है, फॉर ए क्लोज वेसल हैविंग 2 नंबर ऑफ मोल, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 मोल है। स्टार्टिंग टेम्परेचर दे दिया, T1 का वैल्यू दे दिया मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में जो प्रेशर है आपका, वो प्रेशर है मान लो 2 atm। स्टार्टिंग प्रेशर जो है आपका 2 atm है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सुन लीजिए एक बार। फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, मतलब फॉर ए 2 मोल ऑफ द गैस, अमाउंट फिक्स कर दिया हमने। इन ए क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर मतलब वॉल्यूम क्या होगी, फिक्स होगी। मैंने वॉल्यूम देखो फिक्स कर दिया। मान लो मैंने वॉल्यूम लिख दे रहा हूं, इसका जो वॉल्यूम है इस कंटेनर का, वो है मान लो 2 लीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच द टेम्परेचर हैव टू इंक्रीज, हाउ मच वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन सच वे दैट टोटल प्रेशर बिकम्स 10 atm। मतलब हमको जो फाइनल प्रेशर चाहिए, जो आपका P2 का वैल्यू चाहिए, वो क्या चाहिए हमको, 10 atm चाहिए। ध्यान समझना, अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स है, मतलब यहाँ पे n क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर रहा है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट है। बताओ जब दो चीजें आपस में कांस्टेंट हो जाए, तो बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ लगने वाला है, गेल-लुसाइल लॉ लगेगा। देखो बताओ गेल-लुसाइल लॉ क्या बोलता है कि P1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P2 बाई T2। अब बताओ P1 कितना दिया है आपका, 2 atm, और आपका T1 कितना दिया है, 27। 27 का मतलब क्या होता है, कैलोरी में चेंज करो, 273 प्लस 27 मतलब क्या हो गया, 300 कैलोरी आ गया। तो बताओ टेम्परेचर कितना हो गया, स्टार्टिंग टेम्परेचर 300,
P2 कितना करना है आपको, 10 ATM करना है तो 10, और यहाँ पे T2 निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल लीजिए। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, इसको इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 10 इंटू 300 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया यहाँ पे 5, मतलब 1500 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। तभी क्या हुआ 10, यहाँ 1500 केल्विन का मतलब क्या हुआ, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में क्या करो, यहाँ पे 273 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.1227 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब स्टार्ट, ऐसे क्वेश्चन अगर आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत आती है तो फिर आप फिर से हमसे पर्सनली मिलो, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की। हम ड्राइव करें आपको आइडियल गैस इक्वेशन। चलो पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पहले ड्राइव करते हैं कैसे होता है आइडियल गैस इक्वेशन, कहां से आता है आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी बात करें। देखो आइडियल गैस लॉ इक्वेशन जो होता है, ये जो हम 4 लॉ पढ़े ना, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और गिब्स लॉ, इन चारों को मिला के कंबाइन करने से आता है। कैसे होता है देखिए, हम पहले क्या पढ़े थे, फर्स्ट लॉ पढ़े थे बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या बोलता है बताइए, बॉयस लॉ बोलता है कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, वॉल्यूम के। प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से। बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो वॉल्यूम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था और टेम्परेचर क्या था, ये दोनों टर्म क्या थे यहाँ पे कांस्टेंट थे, तो हमने कांस्टेंट कर दिया। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा था, हम क्या पढ़े थे हम लोग बॉयस लॉ के बाद, चार्ल्स लॉ पढ़े थे। क्या बोलता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बोलता है कि आपका वॉल्यूम जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, टेम्परेचर के। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था और नंबर ऑफ मोल क्या था, कांस्टेंट। दो चीजें, ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या थी, कांस्टेंट थी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। थर्ड नंबर वो था एवोगाड्रो, एवोगाड्रो लॉ। क्या बोलता है एवोगाड्रो लॉ, ये बोलता है कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्ट मोल किसके होगा, नंबर ऑफ मोल के। कंडीशन क्या था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था और साथ साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, पी एंड टी दोनों यहाँ पे क्या थे, कांस्टेंट थे। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। चलो हम बात करेंगे गिब्स लॉ की। अभी इन तीन इक्वेशन को देखो आप, देखो यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम, सब जगह वॉल्यूम है। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम, हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों को मिला दो। बताओ क्या बोलता है, पहला बोलता है कि V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके भाई, प्रेशर के, लिख दिया। V जो होगा डायरेक्टली होगा किसके भाई, टेम्परेचर के, डायरेक्टली कर दिया। V जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, N के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे N भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ यहाँ पे क्या हो गया, P इंटू V प्रोपोर्शनल हो गया किसके भाई, NT के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट जो होता है, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मोलर गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो फॉर्मूला आ गया आपका PV इक्वल टू nRT, इसी को बोलते हैं आपका आइडियल गैस इक्वेशन। ये अपना बन गया अपना आइडियल गैस इक्वेशन। अब चाहो तो इसमें गिब्स लॉ चेक कर सकते हो, n को कांस्टेंट कर दो और v कांस्टेंट कर दो, बताओ P और T क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये चारों लॉ को मिला के ही क्या बनता है, आपका आइडियल गैस इक्वेशन बनता है। आप देख सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो P है, P का मतलब है प्रेशर, और प्रेशर हमेशा आपको एटीएम में लेना है। किस में लेना है, एटीएम में। और एटीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
760 ml of Hg, 1.013 बार, 1.01 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 एटम इक्वल होता है 1.01 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। तो किसी में भी दिया हो, किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। भी का वैल्यू लेना है लीटर में। अब लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सीसी, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर बोलूं या 1 डेसीमीटर क्यूब बोलूं, दोनों बात क्या होता है, सेम होता है, कोई फर्क नहीं दोनों में। या 1 सीसी बोलूं या 1 ml बोलूं, दोनों बात क्या होता है, सेम होता है। कीप इन योर माइंड। उसके बाद आती है किसकी बात, आर की बात। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू लीटर एटीएम के टर्म में होता है 0.0821। आर की 0.082 लेना, 821 लेना। टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर बात करते हैं कैसे होगा।